हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन दी सेलुलर ऑर्गेनेलीज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर। हम पूरा का पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं विथ वॉट एवर ऑर्गेनेलीज दैट आर इंक्लूडेड। नाउ इट्स टाइम फॉर, अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में, और एंड तक आते आते आपको उस क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। शायद इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सब तो कुछ तो हम अपने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अब हमें मैम नया क्या पढ़ाने वाली है 11th क्लास में आके, है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा। तो चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि you actually we all know that by now कि each and every function is in fact performed by our cell. These cells in turn group into to form tissues, tissues to organs, organs to organ system, and finally organ systems accumulate and then they lead to a particular organism. तो इन सब ऑर्गेनिज्म को या इस पूरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए या उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करवाने के लिए सेल को क्या चाहिए होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। व्हाट आर सेल रिक्वायर इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और वैसे तो क्वेश्चन आपको शुरू में ही आंसर शुरू में ही मिल जाएगा, क्योंकि हम जो ऑर्गेनली डिस्कस करने वाले हैं उसी से आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलेगा तो एंड तक तो जाते जाते आई एम प्रेटी श्योर कि यू विल गेट टू नो द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। और हम ऐसे ही पढ़ा करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे ही पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन तो शुरू करा करेंगे और एंड तक आते आते उसको दिया करेंगे आंसर आपको, आप एक्चुअली खुद ही देंगे उसको आंसर। चलो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अपना फेवरेट काम करने वाली हूँ। मेरा फेवरेट काम क्या है, जो बच्चे रेगुलरली चैनल पर विजिट करते हैं, वीडियोस को फॉलो करते हैं, उन्हें पता चल गया होगा मेरा फेवरेट काम है डायग्राम को बनाना और उस डायग्राम से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करना। मैं वही कर रही हूँ। देखो एक्चुअली में मेरे डायग्राम बनाने का एक और मोटिव होता है, स्पेशली जो ऐसे डायग्राम्स होते हैं जिससे हमें कुछ समझ में आने वाला होता है, वो ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है ये कि डायग्राम बनाना थोड़ा टिपिकल काम है ना, वो अवॉइड करते हैं बनाने को। बुक्स में कलरफुल पिक्चर देखनी है तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद बनाने की बात आती है तो वो कभी कभी उसको अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने डायग्राम जब भी बनाती हूँ तो मेरा एक पर्पस ये होता है कि आपको डायग्राम बनाने में जो हेजिटेशन है ना वो बाहर आ जाए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ हैबिट ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम You will not get through the concept. डायग्राम एक वो जरिया है। अब देखो जरा, कोई आपको, अच्छा चलो इसको एक और बात से समझाती हूँ। कोई आपको DDLJ की स्क्रिप्ट सुनाए और आपको मूवी दिखाए तो कौन सी प्रेफर करोगे आप? ऑब्वियस ही बात है DDLJ मूवी। आप अब बहुत सारे बच्चों के सामने सरसों के खेत आ गए होंगे, है ना, तो आप मूवी देखना प्रेफर करोगे क्योंकि वो विजुअलाइजेशन इफेक्ट है आपके सामने। तो सेम चीज़ ही डायग्राम से भी क्लियर होती है। मैं आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ, मैं आपको विजुअलाइज दिखाने वाली हूँ। इमेजिन कीजिए, उस डायग्राम को अपने दिमाग में बैठाइए, सो दैट यू विल गेट टू नो वॉट एवर इज देयर विद इन दिस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। चलो देखो, एक मेम्ब्रेन मैंने बना दी, दूसरी, इसका मतलब देखो दूसरा स्ट्रक्चर या जो दूसरा पार्ट में इसका बनाने वाली हूँ, दैट इन टर्न प्रूव्स दैट दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली, इट इज एन ऑर्गेनेली दैट इज डबल मेम्ब्रेनस। देखो दो मेम्ब्रेन बनाई मैंने, बाहर वाली अंदर वाली। बाहर वाली सबसे पहले बनाई थी, वो डिसाइड करी, उसने डिसाइड किया क्या, इसका शेप। माइटोकॉन्ड्रिया किस शेप का दिख रहा है आपको? यूजुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये रॉड शेप्ड, या फिर आप इसको ट्यूबुलर फॉर्म भी बोल सकते हो, रॉड शेप ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है थोड़ा सा। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, दैट मीन्स इट इज बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। तो कैसा स्ट्रक्चर है ये? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक। सबसे पहले इतने से डायग्राम से हमें इसकी दो फीचर्स समझ में आ गए। अगला फीचर, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो कैसी मेम्ब्रेन है? ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। कैसी मेम्ब्रेन है? ये है हमारी फ्रीली परमिएबल। अब परमिएबल का मतलब तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्रीली परमिएबल मतलब हर किसी को अंदर बाहर जाने की परमिशन है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि सेल में हर एक ऑर्गेनेली डिवीजन ऑफ लेबर शो करेगी। तो अगर ये मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है तो इसका यूज क्या हुआ, ठीक।
इसके फंक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए इनर मेम्ब्रेन दी गई है जो कि फ्रीली परमिएबल नहीं है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन की बाउंड्री, ठीक है। इस इनर मेम्ब्रेन का काम सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये फ्रीली परमिएबल नहीं है, पहला। दूसरा, ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है, जब मैंने इसको बनाया तो एक स्पेशलाइज तरीके से कुछ फोल्डिंग्स के फॉर्म में बनाया है। दैट मीन्स द इनर मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड इनटू दी स्ट्रक्चर्स विच आर एक्चुअली नोन एज क्रिस्टी, ठीक। ये है हमारा क्रिस्टी, मतलब जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग। अभी क्रिस्टी जब नाम बोलोगे तो थोड़ा फॉरेनर जैसा भी ट्रीट होगा, और अभी प्रेजेंट में जब मैं इसका नाम बोल रही हूँ तो मुझे पता है क्या याद आ रहा है। अब देखो आज मैं ये लेक्चर पूरा शायद आपको मूवी से ही पढ़ा दूँ। कभी खुशी कभी गम में जो शाहरुख खान के बेटे का रोल जिसने प्ले किया था उसकी शक्ल मुझे ध्यान में आ रही है, क्योंकि वो भी कुछ इसी तरीके से बोलता था, क्रिस्टी, है ना। ऑल्दो नाम थोड़ा अलग था, मेरे को याद नहीं है वो नाम, लेकिन हाँ उसकी शक्ल मेरे को याद आ रही है। आई डोंट नो व्हाई। अगर आपके दिमाग में भी आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताइएगा कि हाँ मैम ऐसा हुआ हमारे साथ भी, ठीक। तो इनर मेम्ब्रेन स्पेशलाइज्ड है इस इनफोल्डिंग्स के फॉर्म में, जिसको आपने बोला क्रिस्टी। इस क्रिस्टी का जो मेन रोल है वो दैट इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर व्हाट इट इज ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। हमने बोला था स्टार्टिंग में ही जब हम सेल ऑर्गेनेलिज चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन गोज हैंड इन हैंड। तो दैट इज हाउ दिस क्रिस्टी इज मेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। व्हाट फॉर, वी विल डिस्कस फॉर श्योर। अब इसके बाद इस क्रिस्टी ने जो अंदर का मटेरियल है उसको जो बाउंड किया हुआ है, जो साइटोप्लाज्मिक लाइक मटेरियल है उसको जो बाउंड किया है उसको भी हम साइटोप्लाज्म, जैसे हमने न्यूक्लियस में कैरियोलिम्फ बोला था या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बोला था, ऐसे ही इस क्रिस्टी के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अगेन अ स्पेशलाइज्ड नेम। Why? Because it contains some specialized things. And what are those things? देखो अभी तक मैंने डायग्राम में सिर्फ 2 बाउंड्रीज बनाई हैं और उन्हीं के बेसिस पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैट्रिक्स इज स्पेशलाइज्ड टू कंटेन द एंजाइम्स अगेन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स फंक्शन। अब हमें इसका फंक्शन डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स में एंजाइम्स की बात आ गई। फंक्शन क्या है? दीज एंजाइम्स आर देयर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। भारी वर्ड है लेकिन मतलब सिंपल सा है, ठीक है। अब मैं इसका सिंपल सा मतलब बताऊंगी। पहले भारी वर्ड बताना चाहिए, उसके बाद सिंपल बताना चाहिए। और ये बात मैंने अपनी एक और क्लास में डिस्कस करी थी बच्चों के साथ में कि कभी कभी आपको, अब देखो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो सिंपल सा मतलब है वो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन अगर आपने ये टर्मिनोलॉजी लिखी, मतलब अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है और उसमें ऑब्वियसली हो गई, उसमें आप ये वर्ड्स लिखोगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपके टीचर के ऊपर कि येस यू आर इन अ स्टैंडर्ड वेयर यू आर कोटिंग सर्टेन वर्ड्स विच एक्चुअली satisfy or meet the needs of your particular standard. So sometimes it becomes necessary. अब मैंने एक क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था इसका बहुत अच्छा, वो एग्जाम्पल फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब दोबारा ऐसी टर्मिनोलॉजी की बात आएगी तब डिस्कस करेंगे। अब देखो मैट्रिक्स में इन एंजाइम्स के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट होता है, और वो क्या होता है, जो कि कुछ ही ऑर्गेनेलिज के साथ में प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर। वो होता है उसका खुद का डीएनए, ठीक। शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ अ डीएनए इज प्रेजेंट विद इन दिस माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, और माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनेली एक और ऑर्गेनेली में होगा, वो जब हम डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे उसकी। बट येस दिस माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ अ डीएनए, दैट इज व्हाई दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज व्हाट, these mitochondria are known as semi autonomous organelle। अब देखो यहाँ पर भी इसका मतलब आपको समझ में आएगा। कैसी ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया? सेमी ऑटोनोमस। वाई इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली? सेमी का मतलब आधी, ऑटोनोमस का मतलब खुद का काम खुद कर सके वो, ठीक। ऑर्गेनेली तो हमें पता ही है, तो क्यों है? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है और इसके साथ साथ इसके राइबोसोम में
इसकी मैट्रिक्स में राइबोसोम के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। तो मतलब कुछ कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद के लिए सिंथेसाइज करता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ये फैसिलिटी हर किसी की ऑर्गेनेली के पास नहीं होती, इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े स्पेशल हो जाते हैं। वैसे तो इनके स्पेशल होने का रीजन ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी है। कैसे है अभी डिस्कस करते हैं। देखो वापस से इस क्रिस्टी के ऊपर आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पार्टिकल कैरी करता है ये क्रिस्टी, वो हैं ये पार्टिकल्स। देखो ये जो पार्टिकल्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ ना, यही वो पार्टिकल्स हैं एक्चुअली में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को मदद करने में हमारी मदद करते हैं। ये जो पार्टिकल्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं, दीज आर एक्चुअली F0 F1 पार्टिकल्स, यही इनका नाम है। ठीक है, F0 F1 पार्टिकल्स। These particles are specially designed in order to carry out this oxidative phosphorylation or they help in the Krebs cycle। ये Krebs cycle आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो तो एक और नाम इसका आता है। वैसे तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही है, बट येस दे आर इन्वॉल्व इन दी aerobic metabolism of the animals. That is why these mitochondria are present in the aerobic organism. That means the organism which utilizes the oxygen for their metabolism purpose or to release the energy, and what energy? In the form of ATP। अब जो क्वेश्चन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था लेक्चर के, उसको याद करो और अभी तक जो हमने बताया रिलेट कीजिए कि आपको उसका आंसर मिल गया कि नहीं। अगर नहीं मिला तो अभी तुरंत जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में मेंशन कर दो कि येस वी हैव गॉट द आंसर। अदरवाइज मैं तो आपको वीडियो के एंड होने तक बता ही दूंगी। ठीक है, तो इस क्रिस्टी के पास क्या है, इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी है या उसको फैसिलिटेट करवाने की कैपेबिलिटी है। दैट इज व्हाई दीज माइटोकॉन्ड्रिया आर यूज्ड टू सिंथेसाइज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज नन अदर देन आवर एटीपी मॉलिक्यूल। अभी तक आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा क्योंकि आप इसको भी अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आ चुके हो। ठीक, ये तो हो गई हमारी हाँ, ये जो बीच में रह जाता है हमारा, वो बनाना कभी भी नहीं भूलना चाहिए हमको। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इन टर्न डिनोट्स दैट इट हैज अ फ्लूइड सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट विद इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बनाना मत भूला करो। इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो लिविंग सब्सटेंस है जो कुछ और चीज़ों में मदद कर रहा है, और इस लिविंग सब्सटेंस को हमने बोला है मैट्रिक्स। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो मैंने आपको बोला था सिंपल टर्मिनोलॉजी में काम, वो यही है कि इट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ व्हाट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज दिस ATP। दैट इज व्हाई दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन बाय अ नेम दैट इज नोन एज व्हाट, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आंसर मिल गया होगा जिसको अभी तक नहीं मिला। कैसे पावर हाउस कैसे? क्योंकि किसी भी सेल को कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल योर सेल हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती तब आप लेथार्जिक हो जाते हो, लेजी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम है या फिर आपकी बॉडी किसी और डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। अब बहुत सारी बायोलॉजी आ जाएगी, हमारी बायोटेक्नोलॉजी चली जाएगी, तो पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली। वन मोर important thing that you must remember with respect to this mitochondria is the presence। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस भी वैरी करती है डिपेंडिंग अपॉन दी सेल। कैसे? जिन सेल को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रेजेंस होगी वो अबंडेंस होगी। जैसे कि एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा क्या, मसल सेल। अपनी मसल सेल की बात ले लेते हैं। मतलब हमारी मसल सेल में हमें बहुत एनर्जी चाहिए बिकॉज इट रिक्वायर्स द मूवमेंट विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी। तो जब ऐसे सेल्स की बात आती है जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कुछ कुछ सेल्स में एक सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यूजुअली यूकैरियोट्स के अंदर दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द ऑर्गेनेली। स्पेशल
case is when the cell requires high amount of energy, these mitochondria are concentrated. Why? Because these are the powerhouse of the cell. सिंपल सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे जनरेटर्स हमें लगाने ही पड़ेंगे। और हमारे सेल का जनरेटर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी जनरेट कर रहा है। ठीक, आई होप कि इसके अलावा अच्छा कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सीलिया, जिससे बैक्टीरिया लोकोमोशन शो करते हैं। ह्यूमंस में तो मसल सेल की बात हो गई, बैक्टीरिया के केस में क्या होते हैं? वो ऐसे ही स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स, अगर किसी को याद नहीं हो सीलिया क्या होते हैं, जब पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा तब ये स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ड्रॉ करी होंगी, इन्हीं को बोलते हैं हम सीलिया। तो इन सीलिया के बेस पर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, बिकॉज येस दे ऑल्सो रिक्वायर कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर द मूवमेंट पार्ट, राइट। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये ऑर्गेनेली कैसी है। कुछ नई टर्मिनोलॉजीज जो हमने यूज़ करी, स्पेशली ये जो अभी भी लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर, इसीलिए मैंने शायद इसको रब भी नहीं किया, और DDLJ और कभी खुशी कभी गम भी याद आ गई होंगी। तो आई होप कि यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। इफ़ येस you have enjoyed and still not subscribe the channel, do that, because we will teach you in the same manner। क्वेश्चन का आंसर जो वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा गया था, अगर अभी भी नहीं मिल पाया है then mention your question in the doubt section or in the comment section, I'll answer you in a different way obviously, right? So till the next lecture, have a good day all of you, take care, bye bye।